हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आप लोगों के आने वाली केवीएस, आपके आने वाली डी ट्रिपल एस बी और आपके आने वाली सीटेट की एग्जाम के लिए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स के हर एक जो विनर होता है ना, वो कभी ना कभी एक बिगिनर भी रहा होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको डायरेक्टली विनर्स मिलेंगे। हमेशा कोई भी फील्ड में कोई एक्सपर्ट आप उठा लीजिए, उसने कभी ना कभी शुरुआत की होती है, कभी ना कभी उसने भी जो है स्ट्रगल किया हुआ होता है, कभी ना कभी उसको भी लगी होती है कि कितनी हार्ड है चीजें। आप लोग अपने ऊपर में देख लीजिए, जब आप छोटे थे तब आप लोगों को 1 2 3 4 10 तक याद करने में दिक्कत होती थी, आपको एबीसीडी याद करने में दिक्कत होती थी। जैसे जैसे बड़े होते गए जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आई उसको आपको दिक्कत आई, लेकिन आज आप देखिए, आप बड़े बड़े सेंटेंसेस बना लेते हो। आप लोग जो है बड़े से बड़ा कोई भी नंबर है वो आप लोग याद रख सकते हो। ये आप लोगों ने खुद ने भी फील किया है कि हर एक विनर जो है कभी ना कभी बिगिनर होता है। तो अगर आप लोग भी चाहते हो कि आपकी डी ट्रिपल एस बी की एग्जाम, केवीएस की एग्जाम और ऐसी कई सारी एग्जाम जो है आप लोगों की क्लियर हो जाए, तो आप लोग इस सेशन को पूरा अच्छे से देखिए, क्योंकि एनसीईआरटी पर आधारित हम लोग जो है पूरे के पूरे क्वेश्चंस करने वाले हैं। साथ ही साथ हम लोग सबसे ज्यादा फोकस रखेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनके ऊपर में, और उन पर आधारित और जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है उनके ऊपर में। अगर आप इस बात से एग्री करते हो कि हर एक विनर जो है वो कभी ना कभी बिगिनर होता है, और आप भी एक विनर हो, आप भी ठीक है विनर बन के दिखाने वाले हो, तो हाथ ऊपर कर दीजिए और सेशन को लाइक भी जरूर कर दीजिए फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। और जहां भी शेयर कर सकते हैं वहां जरूर शेयर भी कर दीजिए। आप सभी के सभी जितने लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फ्रेंड्स। ठीक है, आप लोगों ने सेशन को एनर्जी दे दी है, तो आप लोगों को पूरा का पूरा सेशन समर्पित। जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी जल्दी से शेयर भी कर देंगे। चलिए नाउ फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पर में आगे बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। देखिए फ्रेंड्स, आपको बताना है कि हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में कौन प्रसिद्ध थे। ये आपका डी ट्रिपल एस बी के एग्जाम में आया हुआ है, जनरल पेपर के अंदर में आया हुआ है आपका पेपर। तो आप लोग याद रखिए कि आप लोगों का ये पीआरटी में भी पूछा जा सकता है, ये केवीएस में, ये सुपर टेट में, डी ट्रिपल एस बी, बीपीएससी टीआरई कहीं पे भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन आप लोगों का। तो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत के रूप में जो है फ्रेंड्स मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता था। मोहम्मद अली जिन्ना को ये हिंदू मुस्लिम राजदूत की हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि किसने दी थी। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, हमारी भोली भाली सरोजिनी नायडू ने दी थी, सरोजिनी ठीक है नायडू ने दी थी। सरोजनी नायडू ने ये उपाधि इनको कब दी थी, तो ये दी थी 1916 के अंदर में, जब लखनऊ अधिवेशन हुआ था। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो है उस समय तक क्या था कि उनका बड़ा सेक्युलर टाइप के व्यक्ति थे वो। उस समय तक वो जो है वो लोगों को सबको साथ में लेकर चलना चाहते थे, लेकिन पता नहीं धीरे धीरे क्या हुआ, ठीक है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई और अलग ही राह पे निकल गए। अदरवाइज जो है वो एक समय ऐसा लग रहा था कि वो सबसे बड़े हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत या हिमायती वही है। सरोजनी नायडू भोली भाली वो समझ नहीं पाई बेचारी, ठीक है, तो इनको बोल दिया। चलिए, तो ये याद रखेंगे आप सभी। 1916 में उन्होंने कहा था। 1916 का इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का सेशन एक साथ हुआ था। जल्दी बताइए कहां पर में हुआ था ये सेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आने वाले एग्जाम के अंदर में, आप लोगों से पूछा जाने की बहुत प्रबल संभावना है। जल्दी से सेशन को लाइक करते रहेंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि जितने भी विनर्स है यहाँ पर, मैं आप लोग जितने भी बच्चे विनर बनने वाले आप लोगों के लिए, ठीक है, आप लोग अभी से अपनी पढ़ाई शुरू कर दे और आप लोग अपना जो है सफलता की राह जो है उसको आसान बनाएं अभी से मेहनत करके। जब बाकी लोग आराम कर रहे होते हैं उस समय मेहनत करनी होती है। तो आप सभी लोगों के लिए फ्रेंड्स विनर कोड जो है ये टीचिंग परीक्षा लेकर आया है, इसका इस्तेमाल करके आप टीचिंग परीक्षा के किसी भी कोर्स के ऊपर में मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकते हैं आज। तो आज हमारा इस सीरीज का पहला सेशन है और इसी के उपलक्ष्य के अंदर में आप लोगों को ये जो है विनर कूपन कोड आप लोग टीचिंग परीक्षा के ऐप पर चले जाइए, वहां पर में मिल जाएगा, या फिर नीचे में लिंक दी गई है उस पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके जानकारी अगर चाहिए तो आप वहां से भी ले सकते हो। ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, वित्त मंत्री। ठीक है, देखिए डी ट्रिपल एस बी टीजीटी में, एसएससी सीजीएल में, एनडब्ल्यूडीए जेई के एग्जाम के अंदर में, जूनियर इंजीनियर के एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन केवीएस में भी पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी टीआरई में भी पूछा जा सकता है, सुपर टेट में भी पूछा जा सकता है, सीटेट में भी। तो ध्यान से देखिए आप लोग, स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, लियाकत अली तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स के पाकिस्तान चले गए थे। आरके शनमुखम चेट्टी, जॉन मताई। तो आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर में आरके, ठीक है, शनमुखम शेट्टी जो है ये याद रखना है आप लोगों ने, ये हमारे भारत के पहले क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। ये याद रखेंगे आप सभी के सभी, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरके शनमुखम शेट्टी। ठीक है, तो आंसर आप लोगों का हो जाएगा फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री। ठीक है, आरके शनमुखम शेट्टी। आप लोगों को एक चीज याद रखनी है कि अभी हमारे भारत के जो है वित्त मंत्री कौन है, चलिए जल्दी से बताइए, देखते हैं कौन है। ठीक है, ताई में ताई, निर्मला ताई। ठीक है, तो निर्मला सीतारमन, निर्मला ताई, ठीक है, टैक्स लेने वाली लेडी।
टैक्स की दर इतनी बढ़ा दी है, हर चीज के ऊपर में टैक्स। अभी थोड़े दिन पहले वो जो पॉपकॉर्न आप लोग खाते हो इसके अंदर में सिनेमॉल्स वगैरह के अंदर में या फिर मॉल वगैरह के अंदर में, उसके ऊपर में भी टैक्स लगा दिया गया कुछ दिन पहले। तो निर्मला दाई, ठीक है, तो अभी निर्मला सीतारमन है, ये याद रखना आप लोगों ने। तो वित्त मंत्री जो सबसे पहले थे आर के षणमुखम चेट्टी, ठीक है, षणमुखम चेट्टी, ये याद रखना है आप लोगों ने। बिल्कुल अर्णव, सही बात है आपकी। देखिए 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने जापान पर एक एटम बम छोड़ा जिसका नाम क्या था। अब देखिए यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन जो है DSSB में आया हुआ है, लेकिन ये एक बेसिक क्वेश्चन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए 6 अगस्त 1945 की बात है, ठीक है। अमेरिका ने जापान के ऊपर में 2 बम छोड़े थे, एक था 6 को और एक 9 अगस्त को, ठीक है, अगस्त, ठीक है, अगस्त 1945 के अंदर में, ठीक है, 1945 के अंदर। आपको पता है वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2 के समय की बात है ये। तो 6 अगस्त को और जो 9 अगस्त को छोड़ा गया, उसके अंदर में सबसे पहले वाले का नाम था लिटिल बॉय, ठीक है, फर्स्ट वाले का नाम था लिटिल बॉय, लिटिल बॉय, ठीक है। अब ये लिटिल बॉय 6 तारीख को था, लिटिल बॉय था वो, फिर थोड़े दिन बाद वो बड़ा हो गया, फैट मैन बन गया वो, फैट मैन, ठीक है, फैट मैन। तो पहला वाले का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे वाले का नाम है फैट मैन। तो प्लीज इसको याद रखना है आप लोगों ने। आपसे अब कौन सा वाला पूछा आप आंसर कर सकते हो, जो भी आपसे पूछा जाए आप लोग उसका आंसर कर सकते हो। तो आपसे 6 तारीख का पूछा गया ना, तो 6 तारीख वाले का नाम था लिटिल बॉय, चलिए, ठीक है, लिटिल बॉय। अब आगे में जाके आप लोगों से 9 अगस्त को जो बम फेंका गया था उसका नाम क्या था, एटम बम जो था उसका नाम था फैटमैन, ये भी याद रखना है आप लोगों ने, ठीक है, 9 अगस्त वाले का। चलो अच्छा, चलिए बताइए मुझे कि ये जो लिटिल बॉय है ये कहाँ छोड़ा गया था, कौन से शहर पर, ठीक है, और लिटिल बॉय कौन से शहर पर और फैटमैन कौन से शहर पर। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से। देखिए अगर आपको पता हो कौन से 2 शहरों पे छोड़ा गया था, उसका सीक्वेंस भी पता हो आपको, तो आप लगा सकते हो कि कौन सा 6 तारीख को कहाँ छोड़ा गया होगा और 9 तारीख को कहा। तो 6 तारीख को लिटिल बॉय किस शहर पे गिराया गया था, 9 अगस्त को फैटमैन कौन से शहर के ऊपर में। तो ये सारे आप लोगों के एग्जाम स्पेसिफिक क्वेश्चन है, प्लीज इसको याद रखिए आप सभी के सभी, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर में ब्लैंक मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। देखिए हिंदी सब्जेक्ट के अंदर में क्वेश्चन पूछा गया था जनरल पेपर के अंदर में। तो जनरल पेपर जो है DSSB में सबके लिए कॉमन होता है, ओके, ये याद रखना है आप लोगों ने। तो हर किसी के लिए काम का है, चाहे PRT से लेकर PGT तक का, और साथ ही साथ KVS के एग्जाम के अंदर में भी काम आएगा, ये BPSC TRE में भी काम आएगा, सीटेट में भी, सुपर टेट में भी, ठीक है, और बाकी एग्जाम्स में भी आप लोगों के। जल्दी जल्दी से हर एक व्यक्ति, जितने भी लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं अगर चाहते हो कि इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करें आप लोगों के लिए और ज्यादा मेहनत करते रहे, तो हर एक बच्चा सेशन को जल्दी से लाइक कर देगा, ठीक है। 700 लाइक्स यहाँ पर में हो चुके हैं, मैं चाहता हूँ कि हम लोग जो है अगले 3 मिनट के अंदर में, ठीक है, 1000 लाइक्स का आंकड़ा पार कर जाए। चलिए देखिए रेगुर मिट्टी जो है फ्रेंड्स, ये ब्लैक मिट्टी, जो ब्लैक सॉइल होती है, काली मिट्टी, इसको कहा जाता है। आप लोगों से BPSC की थोड़े दिन पहले एग्जाम हुई थी, उसमें पूछा गया था कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो आपको याद रखना है गुजरात में पाई जाती है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, ठीक है, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में पाई जाती है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, ठीक है, यहाँ पर में बहुतायत मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। ये जो काली मिट्टी होती है ना, इसको आप लोगों ने याद रखना है कि इसके अंदर में, ठीक है, आयरन की और लाइम की मात्रा बहुत ज्यादा अच्छी खासी होती है, लाइम, चूना, ठीक है, इसके अंदर में ज्यादा होता है। फॉस्फोरस की कमी होती है इसके अंदर में, और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। तो रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, काली मिट्टी में सबसे अच्छा क्या उगता है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्या उगाने के काम आता है ये, तो ये भी आप लोग याद रखोगे फ्रेंड्स कि कॉटन उगाने के काम आता है ये, कॉटन, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का, कॉटन उगाने के काम में आता है आप लोगों का ये, अच्छी खासी मात्रा के अंदर में कॉटन उगाने के लिए। चलिए ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना है आप लोगों की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप देख सकते हो एनसीईआरटी के अंदर में जो है फ्रेंड्स, ये मैप दिया हुआ है, गुजरात के अंदर में भी पाया जाता है आप लोगों का, ठीक है, ये महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का जो एरिया है वहां पर में आपको काली मिट्टी मिलेगी, ठीक है, काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी से। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर में स्पेसिफिकली दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन आपका BPSC TRE के अंदर में और DSSB TGT दोनों के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन है आप लोगों का ये, ठीक है। तो पेंटिंग के माध्यम से भारत माता की छवि की कल्पना और चित्रण किसने किया, ये आपको बताना था। पेंटिंग के माध्यम से भारत माता की छवि की कल्पना और चित्रण किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सरोजनी नायडू ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, बताइए जल्दी से। तो देखिए अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर में पेंटिंग के माध्यम से भारत माता की छवि की कल्पना जो है वो किसने की थी, तो अवनींद्रनाथ टैगोर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका BPSC TRE के अंदर में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। कितने लोग हैं जिन्होंने देखा है ये क्वेश्चन BPSC TRE के अंदर में, ठीक है, BPSC TRE के अंदर में भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है आप लोगों का, ओके। पहले आया था 2021 में DSSB में, और सेम क्वेश्चन जो आप लोगों को पूछ लिया गया
आपके बीपीएससी टीआरई के अंदर में। मैं आपको दिखा भी दूंगा। देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर में जो हाथ ऊपर कर रहे हैं। टीम एक बार प्लीज दिखा दीजिए सभी को। जी देखिए काफी सारे लोग जो है इसको कंफर्म भी कर रहे हैं। इसी वजह से ये सेशन देखना जरूरी है। अगर आप ये सेशन अच्छे से देखते हो तो आप लोगों को वो क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोग उन क्वेश्चंस के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहोगे जो एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप लोगों का, आपकी सफलता के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ऐसे ही आप लोगों को पेड क्लास के अंदर में भी मिलेगा फ्रेंड्स। ठीक है, हम DSSB के केवीएस के सारे क्वेश्चंस आपको अवेलेबल करवा के दे रहे हैं टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में। ठीक है, 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको DSSB के मिलने वाले हैं कॉमन पेपर के सभी जितने भी बच्चे 31 तारीख से पहले टीचिंग परीक्षा के ऐप के अंदर में जुड़ जाएंगे उन सभी को। तो विनर कोड का इस्तेमाल आप लोगों ने करना है। ठीक है, टीचिंग परीक्षा के ऐप के ऊपर में जाके आज रात 12 बजे से पहले। नाउ फ्रेंड्स, सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पर में अवनींद्रनाथ जो टैगोर थे, इन्होंने ये बनाई थी। ठीक है, भारत माता की पेंटिंग, ये आप देख रहे हो। ये कब बनाई थी इन्होंने? ये बनाई थी इन्होंने 1905 के अंदर में, जब बंगाल का बंटवारा हुआ था ना, उसके विरोध में उन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी कि भारत माता, ठीक है, एक है करके, उसको आप बांट नहीं सकते इस तरीके से। नाउ देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पार्टीशन ऑफ बंगाल इज ट्रू? ये भी क्वेश्चन आया, एग्जाम का क्वेश्चन नहीं है। आप सोचिए, पूरा का पूरा टॉपिक आपका कवर हो गया यहाँ पर में। एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर देंगे जितने भी लोग देख रहे हैं, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको करवाते रहे तो। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो जल्दी से हर एक बच्चा शेयर कर देगा अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के, हर एक बच्चा जल्दी से। देखिए फ्रेंड्स, विभाजन के कारण 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस घोषित किया गया। क्या ये क्वेश्चन आया नहीं था एग्जाम के अंदर में बीपीएससी टीआरई में आपका, कि कौन सा दिवस मनाया गया? भाइयों और उन सभी की बहनों, शोक दिवस मनाया गया था, द डे ऑफ मोर्निंग। ठीक है, द डे ऑफ मोर्निंग मनाया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने, शोक दिवस। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को, क्योंकि इस दिन बंगाल का बंटवारा अस्तित्व में आया था। बंगाल को, ठीक है, दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक था बंगाल और एक ईस्ट बंगाल अलग बना दिया गया। ठीक है, चलिए ये सही है आपका। नेक्स्ट है आपका 19 जुलाई 1905 को बंगाल के विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी। 19 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा, और फाइनली जाकर जो है ये 16 अक्टूबर को, ठीक है, अस्तित्व में लाया गया। तो जुलाई पहले आता है या अक्टूबर पहले आता है? जुलाई पहले आता है। तो 19 जुलाई को यह घोषणा हुई थी। तुम्हारे मामा का लड़का था एक, लॉर्ड कर्जन, उसने घोषणा की थी 19 जुलाई को 1905 में कि हम जो है बंगाल का बंटवारा करेंगे। कब करेंगे ये नहीं बताया उसने। ये जो है फ्रेंड्स 1 सितंबर को जाकर उसने घोषणा की, थोड़े दिन के बाद में 1 सितंबर को, कि ये विभाजन अस्तित्व में आएगा 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, देखो 3 तारीख है इसके अंदर में, तो दिए गए सारे के सारे विकल्प सही है। यहां पर मैं आपको थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूं, फिर आप लोग एक बार वापस से इस क्वेश्चन को देखिएगा। रेडी? ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन का चैलेंज लेने के लिए रेडी हो आप सभी? मैं आपको समझाता हूं आसान भाषा में। देखिए 19 जुलाई की बात है, जिस दिन निर्णय लिया गया 1905 में कि बंगाल का बंटवारा होगा। बट कब होगा, कौन से तारीख से ये लागू होगा? ठीक है, इस दिन डिसीजन लिया गया था। ठीक है, डिसीजन लिया गया। फिर उन्होंने 1 सितंबर आता है, 1 सितंबर। ठीक है, 1 सितंबर 1905 को वापस से आते हैं। ठीक है, वो और फिर कहते हैं कि भाई ये जो बंटवारा है, डेट की अनाउंसमेंट की, डेट कौन सी डेट, डेट अनाउंस की उन्होंने। ठीक है, डेट अनाउंस की कि कौन सी डेट से इसको लागू किया जाएगा। तो उन्होंने बोला कि ये लागू होगा 16 अक्टूबर से, और 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का बंटवारा लागू हो गया। ठीक है, लागू हुआ, बंगाल का बंटवारा लागू हो गया। तो ये 3 डेट्स है आप लोगों की, और ये तीनों डेट्स को मिलाकर एग्जामिनर ने आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। कुछ गलत किया एग्जामिनर ने? जल्दी बताइए। अगर आप लोगों को ये याद हो गई तीनों चीजें, तो आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या सही है या नहीं। देखिए 19 जुलाई को बंगाल के विभाजन की घोषणा की गई थी। 1 सितंबर को यह घोषणा की गई कि भाई 16 अक्टूबर से ये लागू होगा, और 16 अक्टूबर को लागू हो गया। उस दिन कौन सा दिन मनाया गया था? चलिए कमेंट करके बता देंगे आप लोग। हर एक बच्चा जो चाहता है कि एग्जाम के अंदर में उसका जो है करेक्ट हो आंसर, ठीक है, वो कमेंट कर देगा कौन सा दिवस मनाया गया था और कौन से तारीख को मनाया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये वाला आपका। ठीक है, चलिए, और आपको प्रूफ के साथ बता रहा हूं, बीपीएससी के एग्जाम के अंदर में आया है ये क्वेश्चन, और आप देख सकते हो कि ये 2018 में आ चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करने हैं क्योंकि इसी पर बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाउ फ्रेंड्स, जिस समय बंगाल का बंटवारा, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, ये भी याद रखना है। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना ब्लैंक की स्वतंत्रता प्रदान करती है। अगर आप लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी है, कितने लोगों ने प्रस्तावना पढ़ी है? कभी ना कभी देखी होंगी। प्रियम्बल, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और अवसर की समता। ठीक है, तो पूरी की पूरी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे हमारी प्रियम्बल को,
तो आप लोगों को मिलेगा कि हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, जो इक्वेलिटी है, ठीक है, क्या पूछा यहाँ पर में, स्वतंत्रता किस किस की चीज की दी गई है? तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई है। आप कोई भी आप विचार कर सकते हो, सोचो, सोचते रहो, ठीक है। हम भी अगर बच्चे होते, नाम होता, बबलू डबलू, खाने को मिलते लड्डू, ठीक है, जो भी आपको सोचना है सोचते रहो। अभिव्यक्ति, ठीक है, अभिव्यक्ति अभिव्यक्त करो कि भाई जो बच्चे होते हैं उनका जीवन कितना अच्छा होता, मतलब जो भी है आपके मन में, बस कोई खराब अभिव्यक्ति मत करना, ठीक है। विचार कर सकते हो, अभिव्यक्ति कर सकते हो, विश्वास रख सकते हो किसी चीज में, कोई धर्म के अंदर में आप आस्था रख सकते हो, किसी एक पर्टिकुलर भगवान की उपासना करना है, उपासना कर सकते हो। तो आप लोगों को इस चीज की लिबर्टी है, थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, ठीक है। तो आप लोगों को थॉट की, ठीक है, विचार करने की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, ठीक है, बिलीव करने की आजादी है, वर्शिप करने की भी आजादी है आपके पास में। तो तीनों के तीनों आजादी आपके पास में है, ठीक है। 1 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। और आप लोगों ने लीजिए इतना जो है बढ़िया वाला क्वेश्चन कर लिया, बट एक चीज मैं आपको बता दूं, ये आजादी आप लोगों की इसकी कुछ सीमाएं हैं, ठीक है, जिसका उल्लंघन आपने नहीं करना है। कोई विचार मन में आया, ठीक है, कि तुमको देखा तो एक ये ख्याल आया, ठीक है, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, वहां तक ठीक है, ठीक है, लेकिन उसको जाकर अभिव्यक्त करना, ठीक है, ये तुम्हारे लिए नुकसानदायक हो सकता है कभी कभी, तो वो सोच समझ के करना है, ठीक है। चलो, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, ठीक है, वर्शिप, ये आप लोगों को आजादी है। अब ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस है ना आप लोगों के, ठीक है, जो भी बच्चा पूरा सेशन देखेगा, मैं आपको बता दूं कि मैं लास्ट में आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर आपने कमेंट में भी करने हैं, ठीक है। वायुमंडल की कौन सी परत शोभ मंडल के ऊपर स्थित है? अब देखिए क्या बोला है यहाँ पर में, शोभ मंडल के ऊपर। आप लोगों को अब एटमॉस्फेयर की लेयर पता होनी चाहिए, तभी आप इसके आंसर कर पाओगे। अगर आपको थोड़ा भी पता है कि हमारे भारत हमारी दुनिया के अंदर में, ठीक है, हमने जो हवा है, हमारी जो वायुमंडल है, उसको 5 अलग अलग लेयर्स में बांटा हुआ है। सबसे पहली वाली लेयर ट्रोपोस्फियर, फिर आपकी स्ट्रेटोस्फियर, ठीक है, फिर मेजोस्फियर, थर्मोस्फियर, ठीक है, एक्सोस्फियर, है ना। शोभ मंडल, समताप मंडल, आपका मध्य मंडल, आपका बाह्य वायुमंडल जिसको तापमंडल भी बोला जाता है, और फिर बहिर्मंडल। तो सबसे पहले आता है आपका ट्रोपोस्फियर, ठीक है, ट्रोपोस्फियर। ये हम मान लीजिए खड़े हम जहां पर में अभी, हम ट्रोपोस्फियर में है, ट्रोपोस्फियर में। ट्रोपोस्फियर के अंदर ऊपर में क्या आता है? ट्रोपोस्फियर के ऊपर में है मेजोस्फियर, आपका स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, फिर आता है मेजोस्फियर, मेजोस्फियर, फिर आता है आप लोगों का थर्मोस्फियर, थर्मोस्फियर, और फिर लास्ट में आता है आपका एक्सोस्फियर, एक्सोस्फियर। तो ट्रोपो के ऊपर में क्या है? ट्रोपो के जस्ट ऊपर में क्या है बताओ? ट्रोपो के ऊपर में क्या है? कौन सी वाली लेयर है बताइए? ट्रोपो लेयर, ट्रोपोस्फियर फर्स्ट नंबर की है, ये सेकंड नंबर की है, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर सेकंड नंबर की है। तो आंसर क्या होगा आप लोगों का? सभी, हर एक बच्चे का आंसर कमेंट के अंदर में आ जाना चाहिए, ताकि ये समझ जाए कि आप लोगों को समझ गया है, ठीक है, मुझे भी पता चल जाए। चलिए, यहाँ पर मैं 1600 से ज्यादा बच्चे हमारे साथ में जुड़ चुके हैं फ्रेंड्स, और मैं देख पा रहा हूँ कि 1000 से ज्यादा आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। जितने भी लोग बचे हुए जल्दी से आप लोग भी कर देंगे फ्रेंड्स, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिएगा, अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही और भी सेशंस आपके लिए होते रहे, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। समझ में आ गया? अब चलो मैं आप लोगों से पूछता हूं, थर्मोस्फियर के नीचे वाली लेयर का नाम बताइए। हर एक बच्चा कमेंट के अंदर में आंसर करेगा, देखते कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। यहां पर में एक्टिविटी करते रहो आप लोग, आप लोगों को अगर आप एक्टिविटी करते रहोगे तभी आपका ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। मेजोस आपको बता रहे हैं थर्मोस्फियर के नीचे वाली लेयर का नाम क्या है? थर्मोस्फियर की नीचे वाली। अब थर्मोस्फियर कहाँ है, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? बाह्य वायुमंडल या तापमंडल भी बोलते हैं। तो तापमंडल या बाह्य वायुमंडल के नीचे वाली लेयर का नाम क्या है? हर बच्चा कमेंट करके बताएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग जब क्वेश्चंस के आंसर्स करते जाओगे करते जाओगे करते जाओगे तो आपको याद हो जाएंगी सारी चीजें, ठीक है। चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैं वायुमंडल की कौन सी परत शोभ मंडल के ऊपर में स्थित है, तो वो आपने कर दिया। मेसोस्फीयर के नीचे में कौन सी है वो भी आप लोग लगा दोगे जल्दी से, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर में देखिए, यहाँ पर मैं आप लोगों का पूरा ट्रोपोस्फियर, ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर और सबसे आखिरी में एक्सोस्फियर होती है। सबसे लास्ट वाली लेयर है एक्सोस्फियर। हिंदी में शोभ मंडल, तापमंडल, मध्य मंडल, बाह्य वायुमंडल जिसको तापमंडल भी कहा जाता है आप लोगों का, तापमंडल और फिर बहिर्मंडल, ठीक है। नाउ
भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी, ये बताना है आप लोगों ने। देखिए फ्रेंड, जितने भी लोग अभी जुड़े हुए हैं, मैं आपको बता दूं कि आज जो हम लोगों ने सीरीज चालू की है, और अब ये जो है हम आप लोगों की, जब तक आप लोगों को विनर ना बना दे, जब तक आपको सफल ना बना दे, तब तक हम लोग इसको करते रहेंगे। ठीक है, तो जो है हम आपको बता दूं कि विनर जो आप लोगों का कोड है, आप लोग टीचिंग परीक्षा के ऐप पर जाकर, या फिर आप लोगों को जो लिंक दी गई है उसके ऊपर में भी हमने कोड लगा दिया, नीचे में जो आप लोगों का दिया गया है लिंक उसके ऊपर में। ठीक है, आप लोग जाकर आज इसमें परचेस कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं, डी ट्रिपल एस बी के जितने भी बच्चे, उनको 10,000 से ज्यादा कॉमन पेपर के क्वेश्चन, ठीक है, और इसके अलावा केवीएस के जितने भी क्वेश्चन है, उन सारे के सारे क्वेश्चन को आप लोगों को अवेलेबल करवा के दिया जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। भारत की संविधान सभा की उद्घाटन बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए फ्रेंड्स, हुआ क्या था, मैं आपको बता दो पूरी की पूरी कहानी, जिसमें से क्वेश्चंस बनेंगे। अब देखो ध्यान से, देखो भारत के अंदर में 1946 में, मैं आप लोगों से एक परमिशन चाहूंगा, क्या मैं आप लोगों को डिटेल में पढ़ाऊं वो चीजें जो आपके एग्जाम में पूछे जाने वाली है? अगर हाँ बोल रहे हो तो हाथ ऊपर कर दो जल्दी से। मैं आपको वो सारी चीजें बताता हूं जिससे कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, हर एक पॉइंट जो बताऊंगा उस पर क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, टीआरई बैच में जो बैच लिया है उनको भी मिलेगा क्या जी? देखिए आप कीर्ति जी, आप जो है ना बिल्कुल जो बच्चे बीएससी टीआरई लिए वो केवीएस और डी ट्रिपल एस बी की जो बैचेस है उसके अंदर में भी एनरोल कर सकते हैं, बिल्कुल आप लोग। ठीक है, आपकी डबल एग्जाम्स की प्रिपरेशन हो जाएंगी जी। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं आपको बताऊं यहां पर में, तो 1946 के अंदर में, ठीक है, कैबिनेट मिशन भारत में आया था। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, ये याद रखना है आप लोगों ने। कैबिनेट मिशन में 3 मंत्री थे, ब्रिटेन की सरकार के 3 मंत्री भारत में आए थे, इस बात का मुआयना करने के लिए कि क्या भारत को अब आजादी दे दी जाए। आप लोग बताइए, आप मान लो कि आप 1946 में हो, कैबिनेट मिशन भारत में आया है, आप कैबिनेट मिशन के सदस्य हो, उन 3 मंत्रियों में से एक हो, आप क्या बोलोगे? दे दी जाए आजादी भाई, ठीक है, भारत को आजादी दे दो। बट आजादी देने के साथ साथ में एक और चीज करनी पड़ेगी, भारत के लिए संविधान बनाना पड़ेगा कि भाई देश चलेगा कैसे। तो इन्होंने कंस्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का सुझाव दिया। कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। तो संविधान सभा बनाने का सुझाव किसने दिया था? ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संविधान सभा किसकी सिफारिश पर बनी थी? संविधान सभा। अब आप लोग बताइए, संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर। हो गया क्वेश्चन आप लोगों का तैयार एक? ठीक है, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर। तो 1946 के अंदर में, जुलाई अगस्त के अंदर में, ठीक है, जून में, जुलाई में और अगस्त के अंदर में, ये 3 महीने तक जो है भारत के अंदर में संविधान सभा के लिए चुनाव होते रहे। और फाइनली 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली मीटिंग हुई। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई। फर्स्ट मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग। अब पहली पहली मीटिंग है, इतने सारे लोग हैं, तो अध्यक्षता कौन करेगा? तो टेम्पररी रूप से उद्घाटन बैठक के लिए केवल टेम्पररी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि ओल्डेस्ट मेंबर थे उस समय के, उस संविधान सभा में सबसे ओल्डेस्ट थे, तो उनको बना दिया गया। कुछ गलत किया भाई, जो सबसे अनुभवी व्यक्ति है, जो सबसे उम्र दराज है, सबसे बूढ़ा इंसान है, उनको बोले कि भाई जब तक हम अध्यक्ष चुन नहीं लेते तब तक तुम बैठो कुर्सी के ऊपर में। तो 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर को, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक हुई, आजादी के पहले ही संविधान सभा की पहली बैठक हो गई थी, तो सच्चिदानंद सिन्हा बने। और फाइनली 2 दिन बाद 11 दिसंबर, 11 दिसंबर को, ठीक है, 1946 में राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुन लिया गया। राजेंद्र प्रसाद जो थे उनको परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया संविधान सभा का। ठीक है, संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया। आप देख सकते हो कितनी सारी एग्जाम्स के अंदर में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, आप खुद देख लीजिए कितनी सारी एग्जाम्स के अंदर में ये एक क्वेश्चन। और ये तो भाई जगह भर गई थी इसलिए नहीं लिख पाया, अदरवाइज मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स प्रूफ के साथ दिखा सकता हूँ। एक एक लिंक, एक एक जगह पे जाके चेक कर सकते हो आप लोग, एक एक जगह पे जाके चेक कर लीजिए। ये अगर बैठू ना तो पूरा का पूरा छोटा छोटा लिख के पूरा का पूरा भर जाएगा सिर्फ अकेले इस क्वेश्चन के ऊपर में, इतना बार आया है क्वेश्चन। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग देख रहे हैं। ठीक है, और जहां जहां शेयर कर सकते शेयर भी कर देंगे जल्दी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर में हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है? मृदा निर्माण का, देखिए फ्रेंड्स, मिट्टी के बनने का जो है कारण नहीं है। देखिए मिट्टी बनने में जो है, किस प्रकार की मिट्टी बनेगी वो उसके पेरेंट चट्टान पे निर्भर करता है। क्योंकि क्या होता है ना, हमेशा पहले एक पत्थर होगा, चट्टान होंगी, ये धीरे धीरे टूटेंगी फूटेंगी, ठीक है, मौसम की मार की वजह से, और लंबे समय तक सड़ेंगी गलेगी, उसके बाद में ये मिट्टी भुरभुरी मिट्टी में कन्वर्ट होती है।
तो हमेशा चट्टानों से ही मिट्टी बनती है, ये याद रखना आप लोगों ने। जिस चट्टान से ये मिट्टी बनी है उस चट्टान को क्या बोलेंगे? जिस चट्टान से ये मिट्टी बनी है उसको बोलेंगे पेरेंट रॉक। ये भी याद रखेंगे आप लोग, पेरेंट रॉक बोला जाता है। अब कितना समय मिला उसको मिट्टी को बनने में, ठीक है, मान लो कम समय मिला होगा तो थोड़ी मिट्टी बनेगी, ज्यादा समय मिला होगा तो ज्यादा मिट्टी बन जाएंगी, तो समय भी निर्भर करता है। जलवायु कैसी है वहां की? अगर वहां की जलवायु बहुत ज्यादा बारिश वाली है, ठंड गर्मी सब पड़ती है वहां पर में, कभी बारिश कभी ठंडी कभी गर्मी, तो ज्यादा मिट्टी बनेगी, क्योंकि जलवायु जितनी ज्यादा चेंज होगी, जितना ज्यादा क्लाइमेट चेंज होता रहेगा बार बार, वहां का जो है फ्रेंड्स मिट्टी बनने की जो दर है वो तेज हो जाएंगी। तो क्लाइमेट पे भी निर्भर करता है, तो ये सारी चीजों पे निर्भर करता है। लेकिन मिट्टी की संरचना कैसी है, सॉइल कंपोजिशन, ये मैटर नहीं करता मिट्टी बनने के ऊपर में। मिट्टी की संरचना मिट्टी बनने के बाद की बात है। मिट्टी के बनने के बाद क्या है उसकी संरचना, वो डिसाइड होती है। मिट्टी बनने में थोड़ी डिसाइडेड होंगी, मिट्टी बनने के बाद उसका कंपोजिशन कैसा है, उसका बनने से क्या लेना देना, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, बनने से उसका क्या लेना देना है। तो सॉइल कंपोजिशन, ठीक है, ये मिट्टी बनने के बाद की कोई घटना है मिट्टी की संरचना। अदरवाइज जनक चट्टान कौन सी थी, समय जलवायु कितना कैसा था वहां का, ये सारी चीजें मिट्टी निर्माण में मदद करती है, मिट्टी की निर्माण ये बताती है। ओके चलिए, थैंक यू वेरी मच अनुराधा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। यहाँ पर मैं आपके इस क्वेश्चन का आंसर करिए आप लोग, केवीएस टीजीटी 2018 का क्वेश्चन। आप सभी लोगों को चैलेंज करता हूं मैं कि इस क्वेश्चन का आंसर करके बताइए। आप सभी बताइए जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है आप लोगों का। देखिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर में, तो यहाँ पर में आप लोगों से बोला गया है कि गौतम बुद्ध के जीवन से रिलेटेड कुछ प्रतीक चिन्ह है, आपको उसकी जोड़ी लगानी है, और केवीएस का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, केवीएस का क्वेश्चन है आप लोगों का। बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होने वाला है। देखिए अगर हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोगों के इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था ना, ठीक है, आप लोगों ने याद रखना है कि उसको दिखाया जाता है बैल और कमल के फूल से, ठीक है, बुल और कमल के फूल से दिखाया जाता है जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म, ये याद रखेंगे आप सभी के सभी। बैल, कमल के फूल और सफेद हाथी से दिखाया जाता है। बैल, कमल का फूल और सफेद हाथी, ये याद रखना है आप लोगों ने। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस चीज को किस चीज से दिखाया जाता है, ज्ञान की प्राप्ति। तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोधि ट्री के नीचे हुई थी, बोध गया में, ठीक है, पीपल के वृक्ष के नीचे, तो बोधि ट्री से दिखाया जाता है। बर्थ को दिखाया जाता है बुल, एलिफेंट और कमल के फूल से, ठीक है, लोटस फ्लावर से। सरमन, उन्होंने जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो पहला प्रवचन उन्होंने कहां पर में दिया था, उन्होंने पहला प्रवचन जो है फ्रेंड्स दिया था सारनाथ के अंदर में। ये कितने लोगों को पता है सारनाथ में उन्होंने पहला प्रवचन दिया था गौतम बुद्ध ने? भाई उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, उन्होंने पहली बार किसी को प्रवचन दिया, 5 अपने जो अनुयायी थे उनके, सारनाथ में। सारनाथ कौन से राज्य में पड़ेगा आपको जल्दी से बताइए मुझे कमेंट करके। तो प्रथम उद्देश्य उन्होंने सारनाथ में दिया था, और वहां से माना जाता है कि धर्म का चक्का घूमने लगा। पहला उपदेश उन्होंने दिया तो धर्म का चक्का घूमने लगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को जो है फ्रेंड्स पहला लेक्चर ले रहा हूं अभी आप लोगों का, आपके केवीएस डीटीपीएलएसबी सीटेट की सीरीज का, ठीक है, अब आप लोगों का जो है फ्रेंड्स सफलता का चक्का घूमने लगा है। तो आप लोग इस सेशन को चक्र से डिनोट कर सकते हो कि चक्का घूमने लग गया, अब आपकी सफलता की गाड़ी शुरू हो चुकी है। इसीलिए आप लोगों को जो है फ्रेंड्स ये बोला गया कि विनर, ठीक है, आप विनर हो, और इसी वजह से आपकी जो कूपन कोड है आपका, जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं वो हमें मिल जाएंगे आज कि भाई जो पढ़ने वाले बच्चे उनके ऊपर में एक्स्ट्रा मेहनत की जाए, उनके ऊपर में एक्स्ट्रा एफर्ट लिया जाए, ठीक है, तो आप लोग जुड़ सकते हो केवीएस में, डीटीपीएलएसबी में, सीटेट के अंदर में, ताकि आप लोगों को सफल बनाया जा सके। तो प्रथम उपदेश जब उन्होंने दिया तो उसको चक्र से डिनोट किया जाता है, चक्के से, कि चक्र घूमने लगा, ठीक है। जब उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, तो उसको दर्शाया जाता है स्तूपा से। ये केवीएस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मजाक नहीं है। आप लोगों को जब 70-70 हजार रुपए सैलरी मिल रही होंगी वहां पर में, ठीक है, तो ये सारी चीजें याद करनी पड़ेगी, आप लोगों को मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, बिना एफर्ट्स के बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है। तो डिमाइस या जब उनकी मृत्यु हुई उसको स्तूपा से दिखाया जाता है। ओके, अब मैं आप लोगों से पूछूं क्या सवाल, आप लोग बताने के लिए तैयार हो सभी के सभी? अगर ये याद हो गया है तो बताइए, मैं आप लोगों से सवाल पूछता हूं इसके ऊपर में बेस्ड। और उनके जन्म को दिखाया जाता है बुल, एलिफेंट और लोटस से, ठीक है। उसके बाद में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, एनलाइटनमेंट, ज्ञान, बोधि वृक्ष, बोध गया में उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पहला सरमन उन्होंने दिया था सारनाथ में, ठीक है, यूपी में, उत्तर प्रदेश के अंदर में, वाराणसी के पास में एक जगह है जिसको मृगदेही भी बोला जाता है, ठीक है, ऋषि पत्तन या मृगदेही भी बोलते हैं उसको। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे, ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करते रहोगे, लाइक करते रहोगे, मैं आप लोगों को पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि आप लोगों को डिटेल में
हर एक पॉइंट जो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसके ऊपर मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, ठीक है, आप लोगों से आने वाले सेशन के अंदर में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, टीचिंग परीक्षा चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेंगे। उनकी मृत्यु कहां पर में हुई थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गौतम बुद्ध जो है उनकी मृत्यु कहां पर में हुई थी, क्या ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, हाँ या ना? जितने लोगों को पता है, ठीक है, वो जल्दी से कमेंट कर देंगे, और बाकी लोग जो है वो बता देंगे कि बताओ या नहीं मैं, ठीक है। इस पर बेस्ट क्वेश्चन अभी लास्ट में पूछने वाला हूं मैं आप लोगों से। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर में ही आंसर दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किससे बाद में संविधान सभा का परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था, उनके बाद में, ठीक है। देखिए आप लोगों को एग्जाम के अंदर में आया हुआ क्वेश्चन है A B C D, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको जो है परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया था, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछा जाएगा आगे में भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं आप लोगों के, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष जो थे 9 तारीख को 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा पहले अध्यक्ष बने थे, टेम्पररी या प्रोटेम अध्यक्ष, और परमानेंट अध्यक्ष बने थे राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? बहुत बार आ चुका ये क्वेश्चन, बहुत सारे बार, मतलब एग्जामिनर का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है, वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन एग्जामिनर का। आप लोगों को बताना है शिव समुद्रम जलप्रपात जो है, ठीक है, ये आपको किस नदी पर स्थित मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको करवा दिए जाए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आप सभी के सभी लोग, ठीक है, कि सर हाँ इस तरीके के सारे क्वेश्चंस करवा दीजिए। पक्का आपसे प्रॉमिस करते हैं, मैं और कुलदीप सर मिलकर आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवा देंगे, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं इसके ऊपर में सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को करवा देंगे, ठीक है। जल्दी से बस आप लोगों को क्या करना है, जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर करते रहना है और लाइक करते रहना है सेशन को। चलिए, तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, ये जो है आपको मिलेगा, ठीक है, कावेरी नदी पे, कावेरी नदी के ऊपर में है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। शिव समुद्रम जलप्रपात, जलप्रपात का मतलब क्या होता है, ठीक है, झरना, पानी जो जो पहाड़ी पे से जो पानी गिरता है ना, उसको कहते हैं जलप्रपात। तो कावेरी नदी पर है ये, और ये आपको मिलेगा कर्नाटका में, कर्नाटका के अंदर में, कर्नाटका राज्य के अंदर में है। तो दोनों पॉइंट आप लोगों के क्लियर हो गए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, ठीक है। तो कर्नाटका के अंदर में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है आप लोगों का, ठीक है। सर हम है बनारस से, हमारे यहाँ है सारनाथ, वेरी गुड सनातनी शिवाय सिंह जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आपको जो सारनाथ है, ठीक है, वो बता रहे कि वो बनारस से, वाराणसी भी उसको कहा जाता है, ठीक है, उसके पास में ही सारनाथ नाम की जगह है। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था अपने 5 अनुयायियों को। इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि सारनाथ को ही ऋषि पत्तन, ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि मैं लिख के बता दूं तो मैं लिख के भी बता दूंगा आपको, ऋषि पत्तन, इसके अलावा जो है मृगदेही, इस नाम से भी जाना जाता है, ऋषि पत्तन, इसी पत्तन और मृगदेही के नाम से भी जाना जाता है सारनाथ को, ठीक है। तो ए इज द करेक्ट आंसर यहाँ पर में शिव समुद्रम जलप्रपात का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता हूं। अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि हमारे भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, तो आप क्या आंसर लगाने वाले हो? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आप क्या आंसर लगाने वाले हो? भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोगों के आंसर्स आ भी रहे यहाँ पर में, कुंचिकल जलप्रपात है। और कौन सी नदी पर है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए आप लोगों से तो याद रखना आप लोगों ने, ठीक है, शरावरी नदी के ऊपर में, ठीक है, शरावरी जो नदी है उसके ऊपर में है, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी के लोग, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम के ऊपर में आप लोगों से पूछा जा सकता है, कर्नाटक के अंदर में ही आप लोगों का वराही नदी के ऊपर में आप लोगों का बेसिकली, ठीक है। अच्छा जोग है आप लोगों का शरावती के ऊपर में, ठीक है, वराही नदी के ऊपर में ही ये आप लोगों का, ठीक है। और जोग जलप्रपात जो है फ्रेंड्स, ये भी कर्नाटक के अंदर में, शरावती नदी के ऊपर में, शरावती नदी के ऊपर में, ठीक है। चलिए, दूध सागर जो है फ्रेंड्स आप लोगों का फॉल, ये कर्नाटक और गोवा के ऊपर में है, दूध सागर, ठीक है। अगर धुआंधार जलप्रपात अगर आप लोगों से बोल दिया जाए, धुआंधार जलप्रपात, तो ये आप लोगों को मिलेगा जबलपुर के अंदर में, ठीक है, नर्मदा नदी के ऊपर में। अगर ये आप लोगों से बोल दिया जाए कि नोहकली काई जलप्रपात कहां पर में है, नोकली काई जलप्रपात, तो आप लोगों का आंसर क्या होगा, ठीक है, नोहकली काई जलप्रपात,
जी। तो मेघालय के ऊपर में ये आप लोगों ने याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में पूछे जाने की संभावना बनती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चार्टर द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म फैलाने की अनुमति दी गई? अब ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर ईसाई मिशनरी का मतलब धर्म प्रचारक होता है, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की उनको छूट दे दी गई कि वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं भारत में कहीं पे भी। तो कौन सा कानून था जिसके जरिए ये अनुमति दी गई थी? तो ये अनुमति दी गई थी चार्टर एक्ट 1813 के जरिए। ठीक है, तो चार्टर एक्ट 1813 जो पास हुआ था उसके जरिए ये प्रावधान किया गया था। अगर आप चाहते हो कि ये सारे के सारे में चार्टर अधिनियम 1835, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट 1793 आप लोगों का, इसके अलावा 82 का, ठीक है, 1833 का चार्टर एक्ट, ये सारा आपको पढ़ा दूं तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जितना ज्यादा आपका रिस्पॉन्स रहेगा, जितना ज्यादा आप लोग शेयर करते रहेंगे, उतना ज्यादा आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा मैं। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। कुलदीप सर भी एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वो भी आपसे मिलना चाहते हैं, आप लोगों को पढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस है, ठीक है, वो मैं आप लोगों से और पूछना चाहता हूँ। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे जो है यहाँ पर मैं जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ एकदम स्पीड में आप लोग कमेंट के अंदर में आंसर करिए सभी के सभी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ठीक है, कि जितने भी बच्चे हैं जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं, विनर कोड का इस्तेमाल करके जो है फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है, मैक्सिमम डिस्काउंट आज ले सकते हो, मैक्सिमम डिस्काउंट, और अपनी पढ़ाई जो है वो शुरू कर सकते हो प्रीमियम कोर्सेज के साथ में। ठीक है, तो मैक्सिमम डिस्काउंट आप लोगों को मिल जाएगा आज टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन पर। नीचे में नंबर भी चल रहा है 7611101101 96978844 76, ठीक है, 9697 इस नंबर पे कॉल कर सकते हो आप लोग। ठीक है, और इसके अलावा 7611101101 इस नंबर पे भी कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो आप लोग। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, आप लोग मुझे बताइए कि सारनाथ जो है वो कौन से वाले राज्य के अंदर में है? जल्दी बताइए कौन से राज्य में मिलेगा। अगर आपको शहर का नाम पता है तो वो भी बता दीजिए। सारनाथ जो है, एक चीज आपको बताना चाहूंगा, सारनाथ को ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है, ऋषि पत्तन के नाम से भी जाना जाता है। इसको मृगदेही भी कहते हैं, मृगदेही भी कहा जाता है। ठीक है, आप लोग बताइए कि जो है गौतम बुद्ध को, ठीक है, गौतम बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, ज्ञान प्राप्त जो हुआ था उसका चिन्ह क्या है? ठीक है, जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसका चिन्ह क्या था? ज्ञान प्राप्ति का चिन्ह क्या था और कहां पर में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, ये बता देंगे आप लोग मुझे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। इसके अलावा आप लोग एक क्वेश्चन और है उसका भी आंसर कर दीजिए आप लोग। आप बताइए कि फैट मैन, ठीक है, ठीक है, लिटिल बॉय और फैटमैन क्या है? फैटमैन किसके नाम है? आज ही हम लोगों ने देखा लिटिल बॉय और फैटमैन। आप इसके बारे में जो भी जानते हो वो भी कमेंट कर देंगे। ठीक है, कुलदीप सर आप लोगों के लिए यहाँ पर में जो है वो जुड़ चुके हैं। मैं कुलदीप सर को भी आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे साथ में यहाँ पर, और आप लोगों को कुलदीप सर यहाँ पर में कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी और एनसीईआरटी ओल्ड प्लस न्यू, एनसीईआरटी प्लस टू सेट पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर। साथ ही साथ आपको बता दूं फ्रेंड्स कि आप लोगों के लिए जीके जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट साइंस भी आप लोगों के लिए। तो आप साइंस को भी अच्छे से देखिए पूरा का पूरा। और ये पूरा जब हमारे कम से कम यहाँ पर में 5 सेशन हो जाएंगे तो छठवां सेशन जो है सर हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पर में कि एक ऐसा सेशन ले जो 5 सेशन का निचोड़ हो, जो एक्सप्लेनेशन हमने दिया है उस पर आधारित हम एक टेस्ट ले आप लोगों की लाइव। अगर आप लोग रेडी हो तो कमेंट करके बताइएगा जरूर। ठीक है, और कुलदीप सर की जो जी सर, बिल्कुल क्लास है बिल्कुल। उसको भी पूरा अच्छे से देखिए आप लोग अच्छे से। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच कुलदीप सर, ओवर टू यू। जी सर, चलो सभी का स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। और जिस तरह से हमने कल वादा किया था उसी वादे के ऊपर कायम रहते हुए एक जबरदस्त सेशन जो आपके केवीएस, DSSB, सीटेट और जितने भी भारत में होने वाले 2025 में जो इंपोर्टेंट टीचिंग एग्जामिनेशन है उन सभी को कैटर करने के लिए एक अमृत का प्याला, एक जबरदस्त सेशन जो है आप सभी के लिए डिजाइन किया है। और ये पूरा का पूरा डेटा आपको मिल रहा है फ्री में मिल रहा है। और इन सभी के ऊपर जैसे कि दानिश सर ने अभी आपको बताया भी है कि हम पढ़ा तो रहे हैं पर उसके साथ साथ आपकी रिवीजन और उसकी टेस्ट भी आपको कंडक्ट करवाएंगे, वो भी आपको मिलेगा पूरा फ्री में। तो ये जबरदस्त सेशन को सभी लोग सबसे पहले लाइक करेंगे और शेयर कर देंगे जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो। पर शुरुआत करने के पहले आप सभी के लिए एक जबरदस्त मोटिवेशन जो कहा गया है हमारे पूर्व राष्ट्रपति और हमारे भारत के एक ऐसे अग्निवीर, एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने पूरे भारत में एक वैज्ञानिक जो संरचना है उसका आधारशिला रखा था,
उन्होंने बोला था कि हौसले के तरकश में कोशिशों का एक तीर जिंदा रखो, हौसलों के तरकश में कोशिशों का एक तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी, फिर से बोल रहा हूं, हार जाओ चाहे जिंदगी, सब कुछ फिर भी जीतने की उम्मीद हमेशा जिंदा रखना है। कुछ भी हो जाए जिंदगी में, कभी नहीं बोला है कि हमें भूलना है। और आप जब इस तरह से बिहेव करोगे तो आप कहलाओगे विनर। क्या कहलाओगे? विनर। और यही आज का आपका कूपन कोड रहेगा ताकि आप इस कोर्स को परचेस कर खुद को विनर साबित करो। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी सेशन को। और सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा जो आपके DTPLS जूनियर श्रेणियों में पूछा गया, अभी अभी का क्वेश्चन है। तो हम लेवल वाइज चलने वाले, देखिए लाने को मैं टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में भी ला सकता हूं ताकि आपको खुश कर सकूं कि मैं कितने लेवल के क्वेश्चन ले रहा हूं, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सेशन हमारा लंबा चलेगा, तो एकदम बेसिक से आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे होले होले, ताकि हर वो क्वेश्चन हमारा कवर कर सके जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा और एग्जामिनेशन में आने वाला है। सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे एकदम तंदुरुस्त तरीके से। तो यहाँ पे पूछा गया है ऊर्जा की इकाई क्या है, ऐसा इकाई क्या है, तो इसका आंसर क्या रहेगा जी? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बढ़िया जी, फास्ट, जितना फास्ट हो सके उतना आंसर करना है। इसका आंसर रहेगा आपका जूल। क्या रहेगा? जूल रहेगा, जैसे कि आप सभी को पता है। और उसी तरह से ऊर्जा और कार्य, माने कि जिसे हम क्या बोलते हैं, वर्क बोलते हैं, इन दोनों की इकाई क्या रहेगी? ये दोनों की इकाई आपकी जूल रहेगी। और एक क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं जो आने वाले समय में पूछा जा सकता है कि अगर मैं आपको पूछूं कि अदिश राशि कौन सी है, अदिश राशि कौन सी है, अगर मैं आपको पूछूं कार्य और ऊर्जा, इन दोनों में से अदिश राशि कौन सी, तो आपका उत्तर आना चाहिए कि आपकी एनर्जी और वर्क माने कि कार्य, ये दोनों भी आपकी अदिश राशि रहती है। कैसी रहती है? अदिश राशि, आपको याद रखना है। मैं अगर बात करूंगा एनसीईआरटी के उस टेबल की जहां पे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे गए, वो टेबल ये वाला है जहां पर आपको एसआई यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बताया गया है। एसआई यूनिट वो जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, माने कि बेसिक मूलभूत राशियां जो है उनके बारे में कितनी होती है। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। अगर मैं आपको पूछूं कि हमारे फिजिक्स में या हमारे विज्ञान में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी है, बेसिक जो आपकी भौतिक राशियां कितनी है, तो उसका आंसर सबसे पहले आप करोगे 7 होती है। 7 समुद्र, 7 हमारे पास जमीन के टुकड़े, और उसी तरह से 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बराबर है। तो ऑब्वियस है इसके रहेंगे 7। कौन कौन से होते हैं? वो होती है आपकी लेंथ, वो होता है मास माने कि द्रव्यमान, टाइम माने कि समय, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी जिसमें हम गिनते हैं कि प्रकाश की तीव्रता कितनी होती है, और क्वांटिटी ऑफ मैटर जो सबसे छोटा यूनिट होता है गिनने के लिए, वो होता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, अगर आपको पता है सभी लोग मुझे बताएंगे। अगर मैंने आपको पूछा कि ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी की ऐसा इकाई क्या है जो बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, उसका आंसर रहेगा आपका कैंडेला। क्या उत्तर रहेगा उसका? कैंडेला, जिसे हम सीडी के रूप में लिखा जाता है। सीडी ये उसका सिंबल रहेगा। और उसी तरह से अगर आपको पूछा जाता है टेम्परेचर के बारे में, इसकी एसआई इकाई क्या है, तो कोई भी डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेगा, कोई भी डिग्री सेल्सियस नहीं बोलेगा। इसकी एसआई इकाई होती है आपकी केल्विन। और उसके अलावा भी 2 ऐसे फंडामेंटल यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट जो एक्स्ट्रा में गिने जाते हैं, पर उनकी कोई भी जनरली हम गिनते नहीं है। तो वो है आपका एक प्लेन एंगल, एंगल माने कि कोण, और एक होता है आपका सॉलिड एंगल जिसे हम 3D एंगल के नाम से भी जानते हैं। यह प्लेन एंगल, इसकी इकाई होती है रेडियन। कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जितने भी बातें मैं यहां बता रहा हूं सभी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। जो प्लेन एंगल होता है, समतल कोण होता है, उसका होता है आपका रेडियन। और उसी तरह से जो सॉलिड एंगल होता है, ठोस एंगल या ठोस कोण जिसे बोलेंगे, इसका होता है आपका स्टेरेडियन। क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए। ये देखिए क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हमारे बीपीएससी में ही पूछा गया है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ये बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और साथ में ये आपके केवीएस में भी आया हुआ है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? बस मैंने एक ऑप्शन जो है यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया, बस हो गया। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है? तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा आपका केल्विन। क्या रहेगा? केल्विन। और उसी तरह से मैं अगर आपको बताऊंगा, एक और बात याद रखना है, जब कभी भी डिग्री सेल्सियस का अगर आपको केल्विन में पूछा जाता है, किस में पूछा जाता है? केल्विन में पूछा जाता है, तो कैसे कन्वर्ट करोगे?
1 केल्विन या केल्विन इज इक्वल टू होता है 273.15 प्लस डिग्री सेल्सियस। माने कि कोई भी डिग्री सेल्सियस का अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आप इस फार्मूला का इस्तेमाल करके कर सकते हो। पर वही अगर आपको पूछा जाता है फ़ारेनहाइट के बारे में, किसके बारे में, फ़ारेनहाइट के बारे में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, ये उसका फार्मूला हो गया। तो इन दो फार्मूला के बारे में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और ये दोनों भी फार्मूले आपके केवीएस और DSSB के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये आपको याद रखना है। क्लियर है सभी को? और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया सीटेट में। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया था कि आपको पूछा गया है कि हमारे मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है वो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होता है। चलिए देखेंगे सभी लोग आंसर करते हैं कि ना करते हैं। और उसी तरह से मुझे ये आप सभी लोग बताओगे कि डिग्री केल्विन में कितना होता है और साथ में बताएंगे कि डिग्री सेल्सियस में कितना होता है। चलिए बताएंगे, सभी लोग कमेंट करेंगे जी। बहुत बढ़िया, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं, सभी लोग सही उत्तर कर रहे हैं। अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो सीधा सीधा आपको पता है 37 में आपको क्या करना है, वो ऐड करना है, फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो ऑब्वियसली इसे जब आप सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा, सॉल्व करने के बाद लगभग ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। वही केल्विन में अगर लिखना है तो आप क्या करोगे, 37 में 273 डिग्री केल्विन ऐड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा 310 डिग्री केल्विन। कितना आ जाएगा, 310 डिग्री केल्विन। और वही अगर डिग्री सेल्सियस तो आपको पता ही है वो कितना होता है जी, वो होता है आपका 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। यहां तक क्लियर है सभी को? सभी लोग लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे, आपका रिस्पॉन्स जैसा रहेगा उसी तरह से क्लासेस चलती रहेंगी, ये आपको ध्यान में रखना है। क्योंकि आप जितना ज्यादा मोटिवेट रहोगे क्लासेस में क्वेश्चन उसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते चलिए। एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये आपके DSSB में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या करेंगे। हर एक क्वेश्चन आपका केवीएस, DSSB, साथ में आपका सीटेड, BPSC, हर उस टीचिंग एग्जाम से पूछा जा रहा है यहाँ पे जो पूछा गया है और आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इकाई अनुपूरक मात्रक होता है। अनुपूरक का मतलब क्या होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया है सप्लीमेंट्री यूनिट्स दो होते हैं, एक होता है आपका, कहा गया, एक होता है आपका रेडियन और दूसरा कौन सा होता है जी, दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है आपका स्टेरेडियन। दूसरा कौन सा होता है, स्टेरेडियन होता है। तो ये दोनों भी आपको याद रखने हैं और ये दोनों भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है? सभी लोग मुझे बताएंगे ये कैंडेला किसकी इकाई है, अभी अभी मैंने आपको बताया था। चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बहुत बढ़िया, सभी लोग बिल्कुल एनर्जी के साथ रिस्पॉन्स करेंगे, कमेंट करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे जी। बहुत बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा, ये कैंडेला किसकी इकाई है। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोगों को ये याद है। बहुत बढ़िया, अगर आपको याद नहीं तो फिर से एक बार वो टेबल दिखा देता हूं। यहाँ पे आपको ल्यूमिनस इंटेंसिटी के नाम से एक मैंने टॉपिक बताया था जिसकी ऐसा इकाई कैंडेला मान कि CD से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसका भी आंसर कर देंगे। ये भी हमारे BPSC में पूछा गया क्वेश्चन है और इतना बेसिक क्वेश्चन है कि शायद ही कोई रॉन्ग करेगा। मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग जो है बिल्कुल सही उत्तर करेंगे। चलिए बताइए। बहुत बढ़िया, इसका उत्तर क्या रहेगा। ऐसा यूनिट ऑफ मास पूछा गया है, मास माने कि द्रव्यमान। अगर द्रव्यमान की अगर किसी ने व्याख्या आपको पूछ ली या डेफिनेशन पूछ ली तो आप क्या बताओगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर सॉलिड माने कि ठोस पदार्थ कितने हैं, उसके बाद उसके अंदर लिक्विड कितना है और उसके बाद उसके अंदर गैस कितना है, इनको अगर मैंने गिन लिया तो इनको गिनने के लिए जो मात्रक इस्तेमाल किया जाता है और उसे ही हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं, या इसे ही बोलते हैं हम द्रव्यमान। क्या बोलते हैं, द्रव्यमान। तो सभी लोग मुझे सबसे पहले इसकी ऐसा इकाई बताएंगे, वो होती है आपकी किलोग्राम। क्या होती है, किलोग्राम। और सभी लोग मुझे बताएंगे वेट, सभी लोग मुझे बताएंगे वेट के बारे में, वेट की इकाई क्या होती है। यहाँ पे आपका मास और वेट दोनों भी कवर हो जाएगा। वेट, चलिए जिसे हम भार के नाम से जानते हैं, इसकी एसआई इकाई क्या होती है।
चलिए यहाँ पे आपको मास और वेट दोनों का डिफरेंस समझा दूंगा और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, कोई कोई यहाँ पे हड़बड़ी नहीं, कुछ भी नहीं, पूरा का पूरा आपका सिलेबस और साथ में जितने भी पीवाईक्यूज है उसके आधार पर बनने वाले हर क्वेश्चन को मैं कवर करूंगा। बहुत बढ़िया। हाँ, तो यहाँ पे आधे लोग बोल रहे किलोग्राम और आधे लोग बोल रहे न्यूटन। भाई साहब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहन जी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वेट माने कि एक प्रकार का ये गुरुत्वीय बल होता है। क्या होता है? गुरुत्वीय बल होता है। सर आपने कैसे क्या बोल दिया कि ये गुरुत्वीय बल माने कि ग्रेविटेशनल फोर्स है? देखिए, जब कभी भी किसी ग्राउंड के ऊपर या किसी वस्तु के ऊपर, जमीन के ऊपर आप कोई मास रख देते हो, मान लीजिए ये मास है, ये क्या है? द्रव्यमान है, और इसके ऊपर हमारे धरती में मौजूद जो न्यूटन जी ने जो गुरुत्वीय बल का सिद्धांत बताया था उसके हिसाब से इसके ऊपर लगने वाला जो डाउनवर्ड फोर्स होता है, जमीन के अंदर लगने वाला जो आपका गुरुत्वीय बल होता है, उसके वजह से ये जो बल होता है इसे ही हम बोलते हैं वेट। क्या बोलते हैं? वेट। और W इज इक्वल टू क्या होता है जी? M इंटू जी होता है। W इज इक्वल टू क्या होता है? M इंटू जी होता है। और इसीलिए मैं इसको क्या बोलूंगा? ये एक प्रकार का बल है और बल की इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन होती है। साथ में एक और बात, अगर मैं यूनिवर्स की बात करूंगा या अगर मैं पृथ्वी की बात करूंगा तो पृथ्वी के ऊपर ही बल और वेट दोनों भी चेंज होते रहते हैं। मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, हमारा गोला है, ये है क्या? हमारा गोला है, ये आपका इक्वेटेरियर है, ये आपका इक्वेटर है, और ये आपका पोल रीजन है, और ये आपका सेंटर ऑफ द अर्थ है। तो सभी लोग मुझे बताएंगे सबसे पहले कि सेंटर में हमारा गुरुत्वीय बल कितना होता है? ये होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा? 0 रहता है। कितना रहता है? 0 रहता है। अगर आपको पूछा जाता है कि हमारे पृथ्वी के ऊपर सर्वाधिक गुरुत्वीय बल कहां पर पाया जाता है, तो उसका उत्तर रहेगा आपका पोलर रीजन में, पोल पे, माने कि जो ध्रुव होता है वो हमारा, इसके ऊपर सर्वाधिक आपका गुरुत्वीय बल माने कि ग्रेविटेशनल फोर्स पाया जाता है। और हमारे धरती के ऊपर की सतह की अगर मैं बात करूंगा तो सबसे कम गुरुत्वीय बल पाया जाता है हमारा इक्वेटर के ऊपर। कहां पे ऊपर? इक्वेटर के ऊपर। ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताएंगे। इसका आंसर बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। चलिए बताइए इसका आंसर क्या रहेगा? सभी लोग अच्छे से कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू ए यूनिट एरिया पर सेकंड इज कॉल्ड एज। इसका आंसर बहुत सारे लोग गलत करने वाले मुझे पता है। चलिए इसका आंसर करेंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? बोला गया है कि हमारी जो ध्वनि ऊर्जा होती है, वो ध्वनि ऊर्जा अगर किसी क्षेत्रफल से पर यूनिट सेकंड अगर पास हो रही है, 1 सेकंड में अगर पास हो रही है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। देखते हैं कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। मैं यहाँ पे चेक करके बताना चाहूंगा कि कितने लोगों ने इसका सही उत्तर किया है, और लगभग 1500 के आसपास बच्चे हैं। लगभग कितना सही उत्तर परसेंट दे रहे हो? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या रहेगा। बहुत बढ़िया जी, यहाँ पे लगभग 50% लोगों ने बताया कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर वैसे भी तो आंसर लिख हो गया था, पर फिर भी कुछ लोग देख नहीं पाए, तो आपका आंसर रहेगा यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। क्या रहेगी? इंटेंसिटी ऑफ द साउंड। कितने लोगों को इंटेंसिटी और लाउडनेस में डिफरेंस नहीं पता? एक बार हाथ ऊपर कर लेंगे। चलिए, मुझे पता है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, इसलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि हर वो कंसेप्ट वो क्लियर कर सकूं कि उसके ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे फोड़कर ही आ जाना है। जिस तरह से मांझी ने पूरे एक पहाड़ को तोड़कर उससे रास्ता बनाया था, उसी तरह से ये विज्ञान का जो बड़ा शिखर है ना, उसे तोड़कर हम हमारे कामयाबी का रास्ता बनाएंगे। और जब कामयाब हो जाओगे तो कहलाओगे विनर। क्या कराओगे? विनर। और यही आपका कूपन कोड रहेगा, और इसीलिए हमने इस कूपन कोड का नाम ही विनर रखा है। अभी अभी एक कॉलिंग टीम में एक बंदे का कॉल आया था, उसने मैसेज किया था कि सर हमें बताइए ये जो नई सीरीज हमने स्टार्ट की है या जो अभी डिस्काउंट कोड दिया उसका नाम विनर ही क्यों रखा? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि टीचिंग परीक्षा वो हथियार है कि आपके सामने आने वाली हर वो पहाड़ जैसी जो तकलीफें है उसको तोड़कर आपको विनर बनाने में मदद करता है। और इसीलिए इस आज के कूपन कोड का जो नाम है वो विनर रखा गया है। क्या रखा गया है?
विनर रखा गया है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिल रहा है। भलाई आपको यहाँ पे 55% जो है डिस्काउंट बताया जा रहा है, पर अगर आप विनर इस कोड का अगर इस्तेमाल करते हो तो आपको स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा, स्पेशल डिस्काउंट दिया जाएगा। और जो भी बंदा आपका केवीएस DSSB और सीटेट की बैच लेना चाहता है उसके लिए ये स्पेशल रहेगा, ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? इससे अधिक डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ये क्लियर है? ओके, चलिए बहुत बढ़िया। तो इसका आंसर देखो मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इंटेंसिटी और लाउडनेस का मतलब क्या है? इंटेंसिटी मतलब हम ऊर्जा को गिन रहे हैं। यहां पर आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है, हम ऊर्जा को गिनते हैं। इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि किसी भी माध्यम में बहने वाली जो हमारी कंपन वाली ऊर्जा है, कंपन जिसे हम वाइब्रेशंस बोलते हैं, क्या बोलते हैं? वाइब्रेशंस बोलते हैं। उस कंपन को अगर मैंने पर यूनिट मीटर स्क्वायर या सेकंड में गिना है तो उसे बोलेंगे हम इंटेंसिटी। क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी बोलेंगे, बराबर है। पर वही अगर लाउडनेस की बात आ रही है तो ये इंटेंसिटी वाला साउंड जब आपके कान के ऊपर गिरेगा तो उस कान के ऊपर उसका असर क्या हो रहा है, आप किस तरह से उसे बिहेव कर रहे हो, उसको बोला जाता है आपका लाउडनेस। माने कि अगर मैं न्यूटन्स के लॉ के हिसाब से अगर बताऊंगा, पहले नियम के हिसाब से, तो इंटेंसिटी इज अ एक्शन डन बाय द साउंड। इंटेंसिटी क्या है? आपके कान के ऊपर जो है वो एक्शन कर रहा है, और लाउडनेस जो है आपकी ओर से आने वाली रिएक्शन है, आपके ओर से आने वाली रिएक्शन है। क्लियर है आपको? अभी समझ में आ गया इंटेंसिटी और साउंड का मतलब क्या है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। जब कभी भी साउंड की इंटेंसिटी का इकाई पूछा जाए तो इसका उत्तर रहेगा आपका, क्या रहेगा? इसका उत्तर क्या रहेगा? इसका रहेगा, ये देखो यहां पे ये क्वेश्चन रहेगा। चलिए सभी लोग इसका आंसर करेंगे, देखते हैं कितने लोग इसका सही उत्तर करते हैं। चलिए, यहां पे पूछा गया है आपको कि ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या रहेगा? ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक क्या रहेगा? चलिए बताइए, ध्वनि की तीव्रता उसका एसआई इकाई क्या रहेगा? ऊर्जा हमने गिना पर मीटर स्क्वायर में कितनी बह रही है, बराबर है। तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग, बहुत बढ़िया। अभी अभी मैंने बताया था, अभी अभी मैंने क्वेश्चन कवर किया था कि इंटेंसिटी किसमें यहां पे पूछा गया था, सिर्फ उल्टा है। ऊर्जा पर यूनिट एरिया पर यूनिट सेकंड जो ट्रेवल कर रही है इसे हमने इंटेंसिटी बोला था। मान कि ऊर्जा पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, इस तरह से इसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, ये है आपकी इंटेंसिटी। अब यहां पे पूछा गया है आपका एसआई मात्रक क्या रहेगा, तो इसका उत्तर आपका वैट पर मीटर स्क्वायर रहेगा। सर कैसे, ये कैसे आया, हमें समझ में नहीं आया। तो इसीलिए तो मैं बेसिक से पढ़ाना चाहता हूं, है ना। और किस किस लोगों को क्वेश्चन एकदम इजी लगते हैं, देखो मैं आपको बताना चाहूंगा। अभी मैंने बताया कि जो इंटेंसिटी होती है, जो इंटेंसिटी होती है उसे हमने लिखा था ऊर्जा। ऊर्जा माने की होता है आपका जूल, ऊर्जा माने की होता है जूल, और वो होता है आपका पर मीटर स्क्वायर सेकंड होता है। क्या होता है? पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड होता है। और कोई मुझे बता सकता है कि जूल पर सेकंड का मतलब क्या होता है? जूल पर सेकंड का मतलब ही होता है आपका वैट। क्या होता है? वैट। और ये मीटर स्क्वायर जैसा का वैसा ही रख दो, माने कि ये क्या आ गया आपका? वैट पर मीटर स्क्वायर। क्या आ गया? वैट पर मीटर स्क्वायर। मतलब ही ये किसकी इकाई है जी? ये इकाई आपकी इंटेंसिटी की है। किसकी है? इंटेंसिटी की है। अगर आपको पूछा जाता है कि साउंड का लाउडनेस, साउंड का जो लाउडनेस होता है वो किस में गिना जाता है, तो इसका आंसर करेंगे सभी लोग। देखते हैं कितना लोग अभी सही उत्तर कर पाएंगे। इंटेंसिटी और लाउडनेस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, बस एक इकाई है जो उसको डिफरेंशिएट कर सकती है, और उसकी एक व्याख्या है जिसे हम डेफिनेशन बोलते हैं, जिसके जरिए उसको समझने की हमने कोशिश की। तो साउंड का लाउडनेस जो होता है, प्रबलता जिसे बोलेंगे, वो किस में गिना जाता है? वो गिना जाता है आपका डेसिबल में गिना जाता है। किस में गिना जाता है? डेसिबल में। और सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये लिख के बताएंगे कि ये हर्ट्ज किस में गिना जाता है, ये हर्ट्ज में क्या गिना जाता है? ये गिना जाता है आपका, किस में गिना जाता है? इसे हम फ्रीक्वेंसी को गिनेंगे। इसको फ्रीक्वेंसी माने की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? आवृत्ति को गिनेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बताइए, वही क्वेश्चन है। चलिए वही क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए पैटर्न जो होता है ना किसी भी एग्जामिनेशन का, लगभग
लगभग लगभग सेम होता है। अगर किसी एक साल में अगर कोई क्वेश्चन टॉपिक के ऊपर पूछे गए, किसी टॉपिक के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए, तो पॉसिबिलिटी ये है कि अगले साल उस टॉपिक के ऊपर पक्का एक ना एक क्वेश्चन आएगा। और लगभग 20% 30% क्वेश्चन रिपीट होते हैं अगर आप देखोगे और एनालिसिस करोगे, ठीक है। तो वो वही एक अंदाजा रहता है, ठीक है। चलिए इसका आंसर कर देंगे सब लोग, कोई भी गलत नहीं करेगा, कोई भी गलत नहीं करेगा। यहाँ पे पूछा गया है कि लाउडनेस ऑफ द साउंड इज मेजर इन विच यूनिट। यहाँ पे ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसको गिनने की बात हो रही है, तो ये गिनेगा किसमें, हम डेसिबल में। किसमें गिनते हैं? डेसिबल में। क्लियर है यहाँ पे? क्लियर है आपके? ओके, उसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिहार स्टेट 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए इसका भी आंसर कर देंगे सभी लोग। इसका आंसर क्या रहेगा? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या है? विद्युत ऊर्जा का कमर्शियल यूनिट क्या है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जी। इसका आंसर क्या रहेगा? जल्दी जल्दी, बहुत बढ़िया। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहना है। पूछा गया कि विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक माने की इंडस्ट्रियल इकाई क्या रहेगी? और यहाँ पे मैक्सिमम लोग बोल रहे हैं कि सर 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 ये रहेगा, बी रहेगा, बी रहेगा। पर आपको बताना चाहूंगा कि एक बात मुझे बताइए, आपके घर में जो मीटर लगा है, जो इलेक्ट्रिक मीटर लगा है, उसमें जो आपका बिल आता है किस में आता है? उसमें लिखा होता है कि आपके घर में, हाँ अभी सभी लोग कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे। चलिए बताओ, अभी सभी लोग जो है पलटी मारेंगे, पलटी मार के बोलेंगे कि सर हमारे घर में जो मीटर होता है, एनर्जी मीटर जिसे बोलेंगे, ठीक है। आपके घर में लगा हुआ मीटर माने क्या है? एनर्जी मीटर है, ये आपको याद रखना है। और ये एनर्जी मीटर गिनने के लिए वहां पे एक इकाई इस्तेमाल की जाती है, वो होती है आपकी यूनिट। क्या होती है? यूनिट। क्या होती है? यूनिट होती है। और 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है? चलिए सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, देखते कितने लोग जो इसका सही उत्तर कर पाते हैं। फास्ट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इसका क्या रहेगा? 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होता है? ये होता है 1 किलोवाट आवर होता है। क्या होता है? 1 किलोवाट आवर होता है। क्लियर है? और ये किलोवाट आवर किसकी इकाई है? देखते कितने लोगों के दिमाग में सबसे सबसे बड़ी जान है, कौन जो है सबसे बड़ा विनर बनना चाहेगा। ये किलोवाट आवर किसकी इकाई है? अभी अभी मैंने बताया है कि आपके घर में जो मीटर लगा है वो आपका एनर्जी मीटर है। और एनर्जी मीटर में हम क्या गिनेंगे भाई साहब? हम गिनेंगे ऊर्जा को गिनेंगे। क्या गिनेंगे? ऊर्जा को गिनेंगे, माने कि एनर्जी को गिनेंगे। यहाँ पे पावर कोई नहीं बोलेगा, यहाँ पे पावर कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पावर की इकाई क्या होती है? पावर की इकाई क्या होती है? वो होती है आपकी वैट होती है। क्या होती है? वैट होती है। क्लियर है? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, आपको मैं बताना चाहूंगा कि आपके घर में जो भी डिवाइसेस होते हैं वो जनरली किलोवाट आवर में ही गिने जाते हैं। और जब कभी भी कितनी ऊर्जा आप 1 घंटे में खा रहे हो उसको ही हम यूनिट के नाम से जानते हैं। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी? जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया, जिसने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया साहब, उसको जो है मैं सबसे बड़ी, जैसे राष्ट्रपति जी को 24 या 21 तोपों की सलामी दी जाती है ना, आपको भी 21 तोपों की सलामी मेरी ओर से, जो इसका उत्तर करेगा। सच में बोल रहा हो। और ये चैलेंज है आप सभी को, ये चैलेंज है आप सभी को। आंसर तो बताओ भाई साहब, आंसर तो बताओ, फिर जानू सच में आप कितने लायक हो कि ना। चलो आगे का शब्द नहीं बोलता हूं, ठीक है। चलिए सभी लोग मुझे बताएंगे, विद्युत ऊर्जा की गणना करने का सूत्र क्या है? चलो अब यहां पर देखिए, सब जो है इतिर बितिर हो गए हैं। जैसे मैंने चैलेंज दे दिया, सब इतिर बितिर हो गए और सभी लोग कुछ ना कुछ जो है आंसर बता रहे हैं, ठीक है। कोई भी ये आंसर नहीं बताएगा जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं। ये सीधा सीधा आपको एनर्जी के बारे में पूछा गया है, माने कि ऊर्जा के बारे में पूछा गया। ये आपको पहली बात तो ध्यान में रखना है। यहाँ पे डायरेक्टली पावर है, ये पावर का इकाई है, तो ये तो कैंसिल ही हो गया। ये वोल्टेज का है, ये तो कैंसिल है। और ये भी यहाँ पे हमने पावर को गिना है भाई साहब, एक ही यूनिट है, B इज इक्वल टू E इज इक्वल टू P इंटू टी, जो आपकी ऊर्जा की इकाई रहेगी। किसकी रहेगी? ऊर्जा की इकाई रहेगी। अब पलटो, अब बताओ कितने लोग पलटू राम है? अब बताओ कितने लोग पलटू राम है? ये कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था भाई, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था।
पूछा है ऊर्जा के बारे में, पूछा है ऊर्जा के बारे में, और आप पावर बता रहे हो, आप वोल्टेज बता रहे हो, आप पावर बता रहे हो। भाई यहां पर तो देखो ये सीधा ऊर्जा का इकाई यहाँ पे दिया है ना। तो कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है, ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं कि सर हमें तो आता है। अरे आता बराबर बराबर है, पर जो आपका पेपर सेट करने वाला है ना, उसको आपसे ज्यादा आता है, उसको पता है कि आप कौन से लेवल तक सोच सकते हो, और उस लेवल के एक स्टेप आगे जाकर वो आपको क्वेश्चन पूछ लेगा और आपका भाई साहब पूरा चुना लगा देगा, आपको चुना लगा देगा। क्लियर हो गया सभी को, याद रखना है, क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। ये इकाई आई कहां से, ये इकाई आई कहां से, देखो मैं आपको बताता हूं। हमने पढ़े हैं पावर के बारे में। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। क्या होता है, कार्य विभाजन में आपका समय आ जाएगा। पावर इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइड बाय टाइम हो रहा है, और वर्क ही किस कौन से रूप में स्टोर किया जाता है, वो एक ऊर्जा के रूप में स्टोर किया जाता है। और इस ऊर्जा को जैसे के जैसे टी रख दो, तो अगर मैं यहां पे पावर इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाय टाइम लिख रहा हूं, तो एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पावर इंटू टाइम आ जाएगा। और यही फार्मूला आपको यहां पे दिया है, यही फार्मूला आपको वहां पे दिया है। क्लियर है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को चैलेंज में कौन एक्सेप्ट करता है, पहले हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग, उसके बाद चैलेंज जैसे एक्सेप्ट हो जाएगा सभी लोग, फिर इसका आंसर मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए बताइए इसका आंसर क्या है, इसका मेथड क्लियर कर दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं बताने वाला हूं इसके बारे में। चैलेंज एक्सेप्टेड तो आंसर बताएंगे सभी लोग। जी बिल्कुल, लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही आपको, ये बताने की बात है क्या। आप होशियार हो चुके हो, आप हमारे मुंह से इतने बार सुन चुके हो कि भाई साहब आप भी पक गए होंगे, इसलिए मैं नहीं बोल रहा हूं। पर ये आपके जो है बात है कि भाई साहब आपने लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करना ही है। जो नया बच्चा है उसे अगर पसंद आया था आएगा तो वो ऑब्वियसली सब्सक्राइब कर लेगा, और अभी नहीं किया तो भाई साहब शाम को कर देना, रात को कर देना, कल मॉर्निंग में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, पर कर जरूर देना। हाँ चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। यहाँ पे बोला गया है कि 100 वैट का एक बल्ब है जो 10 घंटे के लिए चल रहा है, तो उसने कितनी ऊर्जा का कंज्यूम किया है। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, अभी अभी मैं बताया है। पावर इज इक्वल टू एनर्जी इंटू टाइम कर देंगे। क्या कर देंगे, एनर्जी इंटू टाइम कर देंगे। अब यहाँ पर ऊर्जा जो दी गई है आपको वो है 100 वैट। कितनी दी है, 100 वैट। तो हमें जब कभी भी ऊर्जा को निकालते हैं तो यहाँ पे किलोवाट में निकाला जाता है। किस में निकाला जाता है, किलोवाट में। तो मुझे बताएंगे 100 वैट इज इक्वल टू हाउ मेनी किलोवाट। तो आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ऊपर जो आपको वैल्यू दी गई है सिंपली उसे आपको डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से। 1000 से डिवाइड कर दो, ये आ गया आपका किलोवाट में, ये आ गया आपका किलोवाट में। माने कि जो आपकी ऊर्जा एनर्जी पूछा गया है ना, ओके एक मिनट, सॉरी, ये जो है आपका पावर है, ये क्या है आपका पावर है, और हमें पूछा गया है एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी इज इक्वल टू पावर डिवाइड बाय टाइम। तो पावर आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.1 किलोवाट। ये कितना आ गया, 0 किलोवाट। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको सीधा सीधा समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या करेंगे, समय से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना दिया है, 10 घंटा दिया है। तो आप सभी को पता है कि 1 यूनिट इज इक्वल टू क्या होता है जी, वो होता है किलोवाट आवर होता है। तो कितना किलोवाट आया है, वो आया है आपका 0.1 किलोवाट आया है। और कितने घंटे के लिए जला है जी, वो जला है आपके 10 घंटे के लिए। तो सीधा मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया आपका 1 आया है। कितना आया है, 1 आया है। तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो, क्लियर है। कितना आंसर आया आपका, वो आंसर आपका 1 किलोवाट। ओके जी, क्लियर है। हमें सिंपल सी बात है, जो इकाई दी गई है उस इकाई में कन्वर्ट करना था, और वही हमने कन्वर्ट कर दिया, ये आ गया किलोवाट आवर आ गया। ओके जी।